हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आदित्य और मैं हूं विजय। हमारे चैनल एडीविज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंद चीन में राष्ट्रीयता के विकास, वियतनाम की स्वतंत्रता और प्रारंभ में किन किन संगठनों का निर्माण हुआ तथा उनके नेता कौन कौन से थे, इस बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभ से ही हिंद चीन क्षेत्र के लोग फ्रांसीसियों का विरोध कर रहे थे, लेकिन 20वीं शताब्दी आते आते राष्ट्रीयता की भावना जोर पकड़ने लगी और अब लोग छोटी छोटी बातों पर भी फ्रांस का विरोध करते थे। इसी दौरान 1903 में फान बोई चाउ ने, जो एक राष्ट्रवादी नेता थे, दुई तान होई संगठन का निर्माण किया, जिसके नेता कुआंग दे चुने गए। इसके साथ ही फान बोई चाउ एक साहित्यकार भी था, जिसने द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम नामक एक किताब लिखी, जिसने आगे चलकर राष्ट्रवादी भावनाओं को काफी बढ़ा दिया। इसके साथ ही रूस में जो साम्यवाद और समाजवाद हो रहा था, इससे भी हिंद चीन क्षेत्र के लोग प्रभावित थे। चूंकि जब हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, उसी समय रूस में भी क्रांति हो रही थी, बोल्शेविक क्रांति या अन्य सभी क्रांतियां हो रही थी। इसके साथ साथ जो फ्रांस के विचारक थे, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन लोगों से भी यहाँ के लोग प्रभावित हुए। इसके बाद एक अन्य राष्ट्रवादी नेता हुए फान चू त्रिन, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतांत्रिक रूप देने की कोशिश की। इसके साथ साथ जो कुछ छात्र, हिंद चीन क्षेत्र के कुछ छात्र जापान शिक्षा लेने गए थे, वो भी इनके विचारों से प्रभावित थे, जिन्होंने आगे चलकर वियतनाम कुआन फुक होई नामक संगठन, जिसका अर्थ होता है वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, की स्थापना की। लेकिन दोस्तों, इस समय जो राष्ट्रवाद था वो केवल कुछ ही शहरों तक, जैसे कि कोचिन चीन, अन्नाम, तोंकिन तक ही सीमित था। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने कि पूरे हिंद चीन में राष्ट्रवाद को फैला दिया। आइए उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा ही होगा, जो कि 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला। तो दोस्तों, हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध में जो हिंद चीन के लोग थे, उनको बहुत ज्यादा संख्या में सेना में भर्ती किया गया और इसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध में हिंद चीन के जो सैनिक थे, उन्हें प्रथम पंक्ति में रखा गया था, जिसके कारण मरने वालों की संख्या में इनकी संख्या अधिक थी। तो दोस्तों, इसी के कारण जो हिंद चीन के लोग थे, उनमें राष्ट्रवाद की भावना और ज्यादा विकसित हुई, वो और ज्यादा आक्रोशित हो गए थे। और 1914 ईस्वी में जो वहां के देशभक्त जो लोग थे, उन्होंने मिलकर वियतनाम राष्ट्रवादी दल का गठन किया, जिसका प्रथम जो अधिवेशन था वो कैंटीन में हुआ। लेकिन फिर भी जो फ्रांस था, उसके द्वारा इसे कुचल दिया गया था। और दोस्तों, दूसरी तरफ जनता की जो हालत थी वो निरंतर बिगड़ती जा रही थी। लोग और ज्यादा दयनीय होते जा रहे थे। और साथ ही साथ जो चीन था, वो भी यहाँ के कृषि उत्पाद, मत्स्य उद्योग और भी बहुत प्रकार के व्यापारों पर अपना नियंत्रण स्थापित किए हुए था। लेकिन फिर भी वो मुख्य राजनीति से अलग था। वो केवल अपने फायदे के बारे में ही सोचता था, जिससे कि जनता बहुत क्रोधित थी। और दोस्तों, जिस प्रकार वर्तमान में अभी चीनी बहिष्कार आंदोलन हो रहा है, यानी कि चीन का बहिष्कार किया जा रहा है, उसी तरह हिंद चीन में भी 1919 ईस्वी में चीन का बहिष्कार किया जाने लगा था। अब आइए देखते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने कुछ नई नीतियां, कुछ उदार नीतियों को अपनाया, जिसमें कि जो कोचिन चीन था, उस पर फ्रांस का प्रत्यक्ष रूप से अधिकार स्थापित हुआ, जबकि अन्य जो प्रांत थे, जैसे अन्नाम, तोंकिन, कंबोडिया, लाओस, इन सभी पर पहले वाली जो राजतंत्र व्यवस्था थी, उसी का शासन रहने दिया गया। तो दोस्तों, हुआ क्या कि कोचिन चीन में एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया, जिसमें कि अब निर्वाचन से प्रतिनिधि को चुना जाने लगा। और साथ ही साथ वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, अब उन्हें भी महत्व दिया जाने लगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जो राजवंश के जो लोग थे, उन्होंने भी अपने प्रशासन में थोड़ा बहुत सुधार किया।
लेकिन इससे हालांकि जनता जो थी वो संतुष्ट नहीं थी। इसी दौरान 1917 ईस्वी में एक वियतनामी छात्र हो चिन मिन, जिसका दूसरा नाम था न्यूगन आई कोक, ने पेरिस में एक साम्यवादी गुट का निर्माण किया। आगे चलकर वो रूस की राजधानी मॉस्को में शिक्षा प्राप्त करने गया, जहां के साम्यवाद से प्रेरित होकर उसने एक दल वियतनामी क्रांतिकारी दल का निर्माण किया, जिसके कार्यकर्ताओं के लिए उसने सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर ली। आगे चलकर और अंततः 1930 ईस्वी में उसने वियतनाम के जो सभी राष्ट्रवादी दल थे जो बिखरे हुए थे, उनको एक करके एक दल बनाया, वियतनाम कांग सान देग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, जो एक उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। यानी वो अपने बातों को मनवाने के लिए हिंसक प्रदर्शन भी कर सकती थी। इसके साथ साथ जोंगुएन आई ने अनामी दल की स्थापना की। यह पार्टी पूर्णतः मॉस्को के कैंटन से प्रभावित थी। इस पार्टी का विचार पूर्णतः आतंकी था। इससे पता चलता है दोस्तों कि हिंद चीन के अधिकतर राष्ट्रवादी नेता रूस के साम्यवादी विचारों से प्रभावित हैं। 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने भी हिंद चीन क्षेत्र को प्रभावित किया। चावल और रबर, जो वियतनाम के या हिंद चीन के मुख्य उत्पाद थे, उनके दाम गिर गए। इससे किसानों की स्थिति और खराब हो गई। इसके साथ ही देश में बेरोजगारी बढ़ने लगी, जिससे परेशान होकर किसान और अन्य लोग साम्यवाद को अपनाने लगे और राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ने लगा। परंतु दूसरी तरफ फ्रांस ने इसे दबाने की काफी कोशिश की। वह हजारों लोगों पर गोलियां बरसाने लगा। इसके साथ साथ और इससे बढ़कर भी उसने ये किया कि उसने हवाई जहाज से उन निहत्थे लोगों पर बम बरसाया, जिससे हजारों लोग मारे गए। उस समय तो फ्रांस ने इस आंदोलन का दमन कर दिया, परंतु राष्ट्रवादी भावनाएं वहां के लोगों में सोए हुए ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर भभक। आइए हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का वियतनाम की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, जून 1940 ईस्वी में जब फ्रांस जर्मनी से हार गया, तो फ्रांस में जर्मनी का शासन हो गया और वहां पर एक संधि के तहत जापान को हिंद चीन में अपनी सेना भेजने का मौका मिल गया और इस तरह से जापान ने धीरे धीरे पूरे हिंद चीन पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। तो इस तरह से एक प्रकार से कहें तो हिंद चीन में दो देशों का शासन, यानी कि जिसे द्वैध शासन कहा जाता है, एक प्रकार से द्वैध शासन स्थापित हो गया, जिसमें कि प्रशासनिक व्यवस्था फ्रांसीसियों के हाथ में थी और सत्ता जापानियों के हाथ में थी। तो दोस्तों, इससे वहां के जो क्रांतिकारी लोग थे उन्हें एक अवसर मिल गया, एक मौका मिल गया। तो इसके बाद हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वहां के जो जितने भी कार्यकर्ता थे वो उन्होंने मिलकर वियत मिन्ह नाम का एक संगठन का गठन किया, जिसमें वहां के गरीब लोग, गरीब किसान, मजदूर, व्यापारी, ये सभी आते थे और जिनका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा फ्रांसीसियों को भगाना था। और दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नामक एक जगह पर आक्रमण कर दिया, जिससे क्रोधित होकर अमेरिका ने इसके फलस्वरूप जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 दिसंबर 1945 को परमाणु बम से हमला कर दिया। दोस्तों, ये इतिहास में घटी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, आपको ये मालूम ही होगा। तो इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जापान ने आत्मसमर्पण करके विश्व युद्ध से बाहर हो गया और इसके साथ ही जापान की जो सेना जो कि हिंद चीन में थी वो भी धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। और साथ ही दोस्तों 1844 ईस्वी में जो फ्रांस था वो भी जर्मनी के आधिपत्य से बाहर निकल चुका था। लेकिन अभी फ्रांस के लिए फिर से हिंद चीन पर अपना शासन स्थापित करना संभव नहीं था, बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद दोस्तों हमने ये भी देखा था कि वहाँ के कुछ प्रांत अन्नाम, तोंगकिन, लाओस और कंबोडिया पर राजवंश का शासन था। तो अब दोस्तों अन्नाम का शासक बाओ दाई बना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हम आने वाले पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बाओ दाई के लिए भी इस स्थिति को संभालना कठिन हो रहा था, इसलिए उसने
25 अगस्त 1945 को अपनी गद्दी त्याग दी और इसके बाद हिंद चीन के सभी लोग, व्यापारी, मजदूर, किसान और भी जो क्रांतिकारी लोग थे, सभी ने मिलकर 2 सितंबर 1945 ईस्वी को वियतनाम को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा ताकि हमारा उत्साह बढ़े। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।